नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे नशीले पदार्थ और राष्ट्रीय सुरक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम में नशीली पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मादक पदार्थ संबंधी स्थिति और इस पर अंकुश लगाने के तरीकों पर चर्चा की गई। असल में भारत में ड्रग्स यानी मादक पदार्थों का बाजार 400% बढ़ा है। देश में नशे का बढ़ता कल्चर एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग एजेंसियों से जो आंकड़े उभर के सामने आते हैं, जो अनुमान सामने आता है, उसके अनुसार भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2009 की तुलना में 2019 में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 30% बढ़ गई है। नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विशेष अभियान चला रहा है और इसके तहत बड़ी संख्या में ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों को जब्त किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल समाज को खोखला बनाता है, बल्कि नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितना बड़ा खतरा है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही ईडी के पूर्व प्रमुख कर्नल सिंह जी हमारे साथ हैं। कर्नल सिंह जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी से। वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत संजय जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरह के आंकड़े उभर के आ रहे हैं, नशीले पदार्थों के उभर के सामने आ रहे हैं और जो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जगह जगह से नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? और नारकोटिक्स ब्यूरो का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ड्रग कंजम्पशन और ड्रग ट्रैफिकिंग में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। जी। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2004 में एक सर्वे कराया था। उसके उस फिगर को अगर हम देखें तो उस समय हमारे टोटल पॉपुलेशन जो ड्रग्स लेता उसमें कुछ एडिक्ट्स भी हैं और कुछ कैजुअल यूज़र भी हैं। तो उस समय टोटल नंबर उस सर्वे के हिसाब से जी। जो 1,30,00,000 थे, जो कि 2019 में जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये सर्वे कराया, तो ये आंकड़ा बढ़कर 7.5 करोड़ हो गया। जी। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2004 से और 2019 के बीच में करीब-करीब 4 गुना वृद्धि हुई है ड्रग कंज़म्पशन केस में। अ अ, ड्रग ट्रैफिकिंग की मात्रा में भी काफ़ी इंक्रीज़ पिछले कुछ सालों में हुआ है। एजेंसियाँ जो हैं सेंट्रल एजेंसी, स्टेट पुलिस स्टेट पुलिस हो या स्टेट एक्साइज़ हो, जी। ये सारी एजेंसियाँ स्पेशली जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, चाहे वो एनसीबी हो या डीआरआई हो या कस्टम्स हो, ये काफ़ी अभी लास्ट 3-4 सालों में काफ़ी सतर्क हुई हैं और हम सारी एजेंसियाँ मिलकर एक अभियान चला रहे हैं और उसमें हमें कुछ सफलता मिली है। कल भी मैं खुद एक ऑपरेशन में शामिल था। एक हमने मुंबई में 60 किलो का मेफेड्रोन, जो कि एक बहुत ही घातक ड्रग है, जी। उसके एक पूरे सिंडिकेट को हमने बस्ट किया है। और 3 दिन पहले कोचीन में जो हमने इंडियन नेवी के साथ
एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और उसमें एक जो हेरोइन पाकिस्तान और ईरान के रास्ते से इंडियन ओशन में श्रीलंका की तरफ जा रहा था, उसको हम लोगों ने ट्रैक किया और इंटरसेप्ट किया और वहाँ से भी हमने 200 केजी हेरोइन पकड़ा है। लेकिन मेरा हमारा जो अभी भी जितनी मात्रा में हम ड्रग्स जब्त कर रहे हैं, जी। उससे काफ़ी अधिक मात्रा में ड्रग्स इंडियन मार्केट में आ रहे हैं और इंडियन ऐसा कुछ दिनों पहले तक ये हमारा ये असेसमेंट था कि इंडिया इज़ ओनली अ ट्रांजिट कंट्री। ये आज के दिन में ये कहना कि इंडिया इज़ ओनली अ ट्रांजिट कंट्री इज़ नॉट करेक्ट। इंडिया इज़ अ मेजर कंज्यूमर कंट्री जी। और इस को जब तक हम जितनी और सीरियसली नहीं लेंगे तो ये जो हमारी ये प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। हमारे जो माननीय गृह मंत्री साहब हैं, वो बहुत ही इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जी। उन्होंने सारी एजेंसियों से अभी 2 आप रीजनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे जो आज अभी गुवाहाटी में हो रही है। वो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हो रही है जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उनके साथ उनके चीफ मिनिस्टर्स और डीजीपी साहबान और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। और अभी पीछे जुलाई में पहली बार एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, उसकी भी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी ने की है। जी। उन्होंने कई बार सारी एजेंसियों को, स्टेट पुलिस को, उन सबके साथ मिलके हमने गृह मंत्री जी ने 2019 में एक हमने नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन एनकॉर्ड का की संजय जी, स्थापना की है। मैं उस ये बात सही एनकॉर्ड है, में ये बात सही है कि होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय और भारत सरकार लगातार इस मुद्दे पर चोट कर रहे हैं गंभीरता से। जो मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा है, इसे भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। ड्रग्स मुक्त भारत कैसे बने, ये भी सरकार का एक लक्ष्य है और इसको लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, छापेमारी भी कर रहा है, मादक पदार्थों को जब्त भी करता है, लोगों को गिरफ्तार भी करता है। लेकिन बड़ा मुद्दा कर्नल सिंह साहब एक ये आता है कि भारत के बारे में जो कहा जा रहा है, जो एक छवि बन रही है और जिस तरह से जब्त किया जा रहा है मादक पदार्थों को। अभी एक इशारा उन्होंने किया संजय जी ने कि अब उपयोग भी भारत में ज़्यादा होने लगा है इन सब चीज़ों का। एक चौराहे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है भारत मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, इसको मैं 3 तरीके से देखना चाहूँगा, 3 डायमेंशन है। पहली डायमेंशन है कि प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है। हमारे जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, उसमें गोल्डन क्रिसेंट हम उसको बोलते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आते हैं। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ओपीएम, आप ये समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% ओपीएम जितनी वर्ल्ड में होती है वो यहाँ पर उगाई जाती है। और इस ओपीएम प्रोडक्शन पर जो कब्जा है वो अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का उस पर कब्जा है। दैट मीन्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कब्जा है। और जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और इसका जो फ़ायदा है वो मिलता है और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। जी। अगर हम इनके रेट्स के बारे में बात करें, अगर इंडिया में किसी भी इस नारकोटिक्स का जो इवन वी टेक हेरोइन और मेथेड्रिन, अगर इसका रेट इंडिया में 10 लाख है तो इंटरनेशनल में 5 करोड़ के करीब है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें हमें नुकसान जो है, क्योंकि जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अफ़गानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हमारी कंट्री में इंटरफियर करती हैं। जैश-ए मोहम्मद है, लश्कर-ए-तोयबा है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को नारकोटिक्स के पैसे मिलते हैं, उसको टेररिज्म में इस्तेमाल करते हैं, हमारी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो पहली डायमेंशन है कि इसका नुकसान हमें इस तरह से है। दूसरा, हमारा एक और एरिया हमारे ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, उसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। जी। वहाँ से भी ड्रग्स हमारी कंट्री में आती हैं।
तो इवन असम वगैरह का जो एरिया है वो अफेक्टेड है, नॉर्थ वेस्ट एरिया अफेक्टेड है। तो पहले तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो नुकसान हो सकता है वो है। सेकंड डायमेंशन है, जब यहाँ से चीज़ें पास होती हैं नारकोटिक्स, तो हमारी कंट्री में कंजम्पशन बढ़ती है। यह हमेशा देखा गया है, जिस कंट्री में से ट्रैफिकिंग होगी नारकोटिक्स की, उस कंट्री में लोग जो है नारकोटिक्स लेने लगेंगे और उसका नुकसान आने वाली जनरेशन को बहुत भुगतना पड़ेगा हमें। थर्ड एरिया जो है इसका, जब अब मैंने बताया कि रेट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, अगर यहाँ से 1 किलो ले गए तो आदमियों के 3 करोड़ 4 करोड़ बन जाते हैं जो है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, दे स्टार्ट विजिटिंग आवर कंट्री। जी। तो तीसरा नुकसान ये है। तो इन तीनों नुकसान को अगर हम देखें तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना तो टेररिस्ट हमारी कंट्री में ऑपरेट कर सकें, ना ही हमारी कंट्री में कंजम्पशन बढ़ सके, और ना ही हमारी कंट्री में इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का विजिट हो। जी, बिल्कुल। एसपी वैद्य जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सवाल टेरर फंडिंग का भी है और जिस तरह के प्रमाण सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की एजेंसी जो है वो लगातार इस कोशिश में लगी रहती है कि किस प्रकार से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की जाए। आपने बहुत करीब से आतंकवाद को देखा है, उसका मुकाबला किया है। आप कैसे देखते हैं इस टेरर फंडिंग और नशीली पदार्थ के जो लोग स्मगलर हैं, जो तस्कर हैं, उनकी साठगांठ को, जो एजेंसीज हैं? मनोज जी, ऐसा है जैसे करनैल सिंह जी समझा रहे थे कि गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल दोनों हमारी अनफॉर्चुनेटली भारत की लोकेशन ऐसी जगह पे है कि हमें ये दोनों तरफ से हमारी हमारी ओर अटैक है ये। और मुझे खुशी है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इसको पर्सनली एक एम्बिशन बनाया है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। इसकी आज बहुत ज़रूरत है। ये अगर आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, उसकी जो यंग पीढ़ी है उसको नशीला बना दिया जाए। आप उनसे फिर जैसा काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। आप उस कंट्री की इकोनॉमी को हिट कर सकते हैं। जी। उस कंट्री की यूथ जो एनर्जी होती है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इस्तेमाल होती है, उसको खत्म कर सकते हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पड़ोस में कंट्री है जिसने 1971 की डिफीट के बाद एक बना लिया है मन में कि हमने भारत को बर्बाद करना है, चाहे वो टेररिज्म के थ्रू हो, चाहे वो ड्रग्स के थ्रू हो, फेक करेंसी के थ्रू हो। क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से ये देखता आ रहा हूँ। 90s में हम देखते थे जब फॉरेन टेररिस्ट का ग्रुप एंटर करता था, वो एनकाउंटर में मारे जाते थे, तो उनसे फेक करेंसी और ड्रग्स के हीरोइन के पैकेट मिलते थे। लेकिन ये बात सही है कि ओवर द इयर्स इसका बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। अब आज सिस्टम बदल गया है। आज आप कभी जब फेंस लगने के बाद जब उनको दिक्कत आने लगी तो वो टनल्स खोदते हैं, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उनका अपना जो एम्बिशन है कि भारत को किस तरह से ड्रग से बर्बाद किया जाए और इनको कंसाइनमेंट्स को ड्रॉप किया जाता है। और हमारे अंदर भी लोग हैं जो इन कंसाइनमेंट्स को पिक करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज उनके बगैर ये पाकिस्तान का जो एक एम्बिशन है वो पूरा नहीं हो सकता। वो भारत को ग्लोबल पावर बनने से रोकना चाहते हैं। तो इस तरह की आप देखें उस सी से, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, गुजरात एटीएस ने कोई 350 करोड़ की ड्रग पकड़ी। आए दिन एनसीबी पकड़ती है, डीआरआई, कस्टम्स। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे यहाँ ये एनसीबी के सीनियर अधिकारी हैं यहाँ पर, ये कंफर्म करेंगे। मैं कहीं एक डाटा पढ़ रहा था कि एनसीबी ने 80,000 किलो ड्रग्स पकड़ी हैं, जो रफली 8 लाख करोड़ की जिसकी वैल्यू। तो आप इमेजिन करें, और एक रफ एस्टिमेट से कोई एक एजेंसी, एक इंटेलिजेंस एजेंसी का है कि 10% ही ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, बाकी की इंटरनेशनल मार्केट पहुंचती है और उसमें से जैसे करनैल सिंह साहब कह रहे थे कि कंज्यूम होती है, और हमारे एनसीबी के सीनियर अधिकारी कह रहे थे वो लोकल कंजम्पशन होती है। इसीलिए नंबर्स 4 फोल्ड बढ़ गए। आप देखिए किस तरह से ओवर द इयर्स। इसको मैं समझता हूं
हमें, हालांकि एजेंसी सारी काम कर रही हैं, सेंट्रल एजेंसी, स्टेट पुलिस फोर्सेस, एवरीवन इज वर्किंग, एंड बहुत सारी कंसाइनमेंट पकड़ी, जैसे मैंने कहा 10% पकड़ी जाती, बाकी के लिए भी बहुत कोशिशें करने की, इंटेलिजेंस नेटवर्क को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और इसको एक देशव्यापी मूवमेंट बनाने की जरूरत है, जी ताकि जो बच्चे इसमें जा रहे हैं उनको रोका जाए, और जो इसमें एडिक्ट हो जाते हैं उनका डी एडिक्शन के लिए एक नेटवर्क, डी एडिक्शन सेंटर्स का पूरे कंट्री में होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा खतरा है, इसको नार्को टेररिज्म की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, और इसी से फाइनेंस करता है, और तालिबान के अफगानिस्तान में आने से ये और बढ़ गया है, क्योंकि अब इजी अवेलेबिलिटी ड्रग्स की हो गई है, जो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो इसको इस्तेमाल करती है, और इन टेररिस्ट एजेंसियों के थ्रू, टेररिस्ट मूव जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू भारत में इसको भिजवाती। जी बिल्कुल भाई साहब। संजय जी, अगर बात केवल बात गुजरात की नहीं है, अगर बात मैं कश्मीर की करूं, पंजाब की करूं, पंजाब के बारे में तो खूब चुनाव के दौरान ये बात चली, उड़ता पंजाब, और पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पंजाब का हर कोई जानता है। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाना और खास तौर से मादक पदार्थों की तस्करी का उपयोग, इससे इससे जो धन आता है उसका उपयोग, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? ये बिल्कुल ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है। जी जैसा कर्नल सिंह साहब ने बताया, वैद साहब ने बताया। देखिए, हेरोइन जो एक मेजर कंजम्पशन ड्रग है इंडिया में, वो बाहर से आता है। ये मैन्युफैक्चरिंग होती है अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान के जितने सिंडिकेट्स हैं, ड्रग सिंडिकेट्स, ये इसको कंट्रोल करते हैं। और हेरोइन पूरे वर्ल्ड ओवर, ये सारे सिंडिकेट्स पाकिस्तान के जो सिंडिकेट्स हैं, ये सारी जगह सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ये नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डरिंग स्टेट है, चाहे वो जे-एंड-के हो, चाहे वो पंजाब हो, पहले ये लैंड बॉर्डर के थ्रू ये ज़्यादा मात्रा में आता था। अभी कुछ सालों में जब से ये बॉर्डर की फेंसिंग हो गई है, और हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो है वो अलर्ट है बॉर्डर पे, तो वहाँ पे बॉर्डर ये ड्रग की स्मगलिंग के परिमाण में थोड़ी कमी आई। लेकिन इधर इधर रेस्ट्रिक्शन बढ़ी है, तो जो ये पाकिस्तान के जो ड्रग सिंडिकेट्स हैं, वो अब ड्रग्स ला रहे हैं सी रूट से। जी सी रूट से कई बार न्यूज़ में भी ये आता है कि गुजरात कोस्ट पे या पंजाब में या साउथ में, या चाहे वो केरला हो, कोचीन हो, वो उस तरफ आता है। गुजरात में बहुत सारे, क्योंकि गुजरात का जो कोस्ट है वो बिल्कुल 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर कराची वहाँ से पास पड़ता है। तो वहाँ जो ये छोटी-छोटी बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स हैं, धाउज़ हैं, वहाँ से 100 केजी, 200 केजी का स्मगलिंग होता रहता है। दूसरा होता है, दूसरा रूट ये उन्होंने ये किया कंटेनर रूट से, जो कि लीगल जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स हो रहे हैं कंटेनर के, उसमें भी वो रख के ड्रग की स्मगलिंग करा रहे हैं। तीसरा रूट ये होता है कि आप उसको लेके आप मालदीव जाते हैं या श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका आज के मेजर सब हब हेरोइन ट्रैफिकिंग का, या मेथाम्फेटामिन। मेथाम्फेटामिन इज़ अ सिंथेटिक ड्रग। इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग अफ़गानिस्तान में हो रही है, और यही ड्रग सिंडिकेट जो पाकिस्तान का है, वो इसको कंट्रोल करता है। आने वाले दिनों में मेथ may टेक ओवर हेरोइन, बिकॉज़ जी मेथ ज़्यादा पोटेंट है, और वो चीपर ड्रग है, और सिंथेटिकली वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वो हो सकता है आने वाले दिनों में ये हेरोइन को टेक ओवर कर ले। जी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारा कोस्ट लाइन काफ़ी बड़ा है। सरकार की तरफ से ये अभी पहल हो रही है कि सारे पोर्ट्स में, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं या जितने भी जो माइनर पोर्ट्स हैं, वहाँ पे हम बेटर क्वालिटी स्कैनर्स लगाएँ। ये जो कंटेनर्स आ रहे हैं,
जी उनकी सबकी स्कैनिंग अच्छे से हो, क्योंकि काफ़ी परिमाण में कंटेनर के थ्रू भी आ रहा है। तीसरा जो ये है, जैसा वैद सर ने बताया कि अब पहले जो ये डील्स होती थी और उसमें कन्वर्सेशन होता था, वो वॉइस कॉल्स के थ्रू होता था। आज के दिन में ये जितने भी ट्रैफ़िकर्स हैं, ये कोई भी वॉइस कॉल्स पे बात नहीं करता है। ये सारी बातें वीओआईपी पे हो रही हैं, जिसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो जी हमें जो अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सवाल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ जो चाहे वो डीईए हो, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए, दे हैव वेरी गुड presence all over the world. They have very good network by which they track जी these syndicates. तो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हम कर रहे हैं। और काफ़ी चाहे वो साउथ अफ्रीका का जो एंटी ड्रग एजेंसी है, दुबई की है। अ, मैं ये बता दूँ कि सारी डील्स जो हैं, सारी बड़ी डील्स वो वो चाहे पाकिस्तान का नेटवर्क हो, चाहे इंडिया का हो और चाहे वो ईरान का हो, सारी बड़ी डील्स दुबई में होती हैं। जी ये बिल्कुल जितने जी बड़े-बड़े सिंडिकेट्स होते हैं, जी जब बिल्कुल भी कोई डील बिल्कुल होती है, वो ना तो वो बिल्कुल संजय पाकिस्तान जी के अंदर होती है, ना वहाँ होती जी है। ये सारे बड़े जाके वहाँ पे डील दुबई जी में दुबई करते हैं। इसका एक बहुत तो बड़ा हमें केंद्र है बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इनकी भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। कर्नल सिंह साहब, अगर इसके आर्थिक तंत्र को मैं समझना चाहूं, हालांकि बहुत सी बातें उभर के सामने आई हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ कानून है, एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है इसको लेकर भी, लेकिन उसके बावजूद भारत को जिस तरह से यहाँ पर भेजा जा रहा है नशीले पदार्थों को, उसके पीछे आप वजह कौन कौन सी देखते हैं? क्या वजह है? इसका आर्थिक तंत्र क्या कहता है? देखिए बेसिकली तो जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड पर्टिकुलरली इस केस में मैं कहूँगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ये चीज़ें होती हैं। अगर हम ये देखें कि जो मैथ की अभी बात कर रहे थे, मेथेड्रिन की, ये पहले अफ़गानिस्तान में नहीं बनती थी। ये जनरली लैटिन अमेरिका में और साउथ अमेरिका के एरिया में बनती थी। लेकिन अब अफ़गानिस्तान में ये भी बनने लगी है। पहले केवल हीरोइन थी, अब मेथेड्रिन भी बनने लगी है। दैट मीन्स इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी। जी एक तो फाइनेंसेस, जो टेररिस्ट एंड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंसेस मिलते हैं काफ़ी, इससे ज़्यादा। और अगर हम देखें कि जो पूरा कॉन्सेप्ट आया था द मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कंट्रोल करें, और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी थी शुरू में, वो बेसिकली टू बिगिन विद नारकोटिक्स के ऊपर ही बनी थी। वर्ल्ड ओवर नारकोटिक्स का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और उस बिजनेस की वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती जी है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी होती है और क्रिमिनल फाइनेंसिंग भी होती है, और इसके साथ बहुत सारे क्राइम बढ़ते हैं और कंट्री के कंट्री बर्बाद होते हैं। तो जो इसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ है, वी हैव टू लुक एट दैट। और उस इकोनॉमिक वैल्यू को ख़त्म करने के लिए सर्टेनली दी हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उसके साथ साथ दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी है, उनको काम करना है। मैं एक चीज़ का जिक्र करूँगा यहाँ जी पर, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नारकोटिक्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ट्रैक करने के लिए कई बार अंडर कवर ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी पुलिस के आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए क्रिमिनल बन के उनके साथ काम करने लगते हैं। उसको हम अंडर कवर ऑपरेटर्स बोलते हैं। हमारी कंट्री में अंडर कवर ऑपरेशंस जो है वो लीगलाइज नहीं हुआ अभी तक। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देखें, अमेरिका देखें, उसमें लीगलाइज्ड है। तो वो क्या करते हैं कि जब किसी नारकोटिक्स सिंडिकेट को पकड़ना होता है, वो अपने आदमी को इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं उसमें, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उनके ऊपर रेड डालते हैं। तो एक इसकी हमारे यहाँ ज़रूरत है। जी वैद जी, आप कैसे देखते हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जरूरी आप समझते हैं? राजी पंकज जी, मनोज जी, सॉरी, जो राजेश कह रहे थे, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन जो संजय जी जी एजेंसीज हैं, चाहे वो अमेरिका की हो, यूरोप की हो, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, ये बात सही है जैसे कर्नल सिंह साहब कह रहे थे। ये सारा दुबई में सारा इसका वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और ये हमारे मुंबई से और दिल्ली से अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन दुबई, और वहां से फिर ये इंटरनेशनल
सारा इसका होता है। मैंने इसको बदलते कैसे इसके आसार देखे, आप देखिए, जब आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल ट्रेड होता था। जी। मुझे याद है मैं जब डीजीपी था, हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये ट्रक्स के थ्रू ड्रग्स आ रही हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था। उसमें एक ट्रक से उस वक़्त 70 पैकेट हीरोइन के 70 किलो मिली। तो ये इंफॉर्मेशन मिली, कई इसमें से कितने सारे ऐसे निकल गए होंगे, हर बार तो इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो ये टैक्टिक्स बदलते आए हैं। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, वो सबसे बड़ा ड्रग का सिंडिकेट, ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरे बाकी कुलीग मेरे से एग्री नहीं करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सिंडिकेट पाकिस्तान की आईएसआई है, जी। और आज उसको पैसे की जबरदस्त दिक्कत है। और यही एक तरीका है, क्योंकि जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पहले वो इस पे कश्मीर और इंडिया की जिहाद पे खर्च करते थे, आज वो इस पोजीशन में नहीं है। उनको पैसा रेज करने के लिए ये ड्रग्स का धंधा और बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आपने देखा पंजाब में क्या हालत हुई, हमारे कश्मीर में क्या हालत हुई। आज कश्मीर में मैं पीछे फिगर्स देख रहा था, 10 गुना पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ गई जो कंजम्पशन है। तो उड़ता पंजाब की तरह आज उड़ता कश्मीर हो रहा है। वो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जो भेंट द्वारका में जो एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा गया, बहुत अच्छा कदम था। ये ऐसे अड्डे बनाए हैं जो सी रूट से आ रही हैं कंसाइनमेंट्स, उनको वहां इलीगल ट्रेड करने वाले ये सारे जो सी के किनारे हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो पाकिस्तान की बोट्स इलीगली आती हैं, उसमें ये सारा कंसाइनमेंट आती है, सी रूट को भी एक्सटेंसिवली ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और इन सब को मिलके मैं समझता हूं हमें इसमें एक प्रहार पूरी तरह से करना ही चाहिए, लेकिन विद इन दी कंट्री भी एक मास मूवमेंट बनाना, इसके बारे जी। में अवेयरनेस करना। एजुकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी एडिक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को एजुकेट करना कि अपने बच्चों को बचाइए, सोसाइटी को जनरली अवेयर करना, क्योंकि ऐसा कोई सोसाइटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं जम्मू में रहता हूँ, अगर मेरी कॉलोनी में स्कूल के बाहर ड्रग बिक रही है, या किसी रेडी वाला कोई किसी में पिला रहा है, तो कोई इंजेक्शन दे रहा है कोई मेडिकल वाला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को पता ना हो। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें जी, मास बिल्कुल। मूवमेंट में करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैद जी। तभी हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार भी कड़े कदम उठा रही है नशीली पदार्थों पर। कैसे अंकुश लगे, कैसे इसकी तस्करी रोकी जाए। नारकोटिक्स ब्यूरो भी लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अभियान चला रहा है। लेकिन जैसा वैद जी ने कहा, बिना जन भागीदारी के जो नशीली पदार्थों की तस्करी है, उस पर अंकुश लगना मुश्किल है, और यह देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए सभी को मिलकर इस बुराई के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।